नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एक ही फंड इक्विटी डेट के साथ साथ गोल्ड में एक्सपोजर का मौका देती है, जिसमें हर एसेट क्लास में कम से कम 10% का निवेश होना जरूरी है। तो क्या फायदे हैं ऐसे किसी फंड में निवेश करने के? टैक्सेशन के लिहाज से किस कैटेगरी में आते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड? इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज और मनोज जैन को हेड प्रोडक्ट हेड स्ट्रेटजी व्हाइट ओ कैपिटल एएमसी। मनोज और फिरोज दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। आज हम मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हाइब्रिड कैटेगरी के फंड माने जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा सुर्खियों में भी हैं पिछले कुछ समय से। फिरोज से पहले समझना चाहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक ऐसा फंड जिसमें मेनली जब हम डेट और इक्विटी और गोल्ड की बात करते हैं उनका समावेश होता है। कॉम्पोजिशन किस तरीके का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का होता है, फिरोज आपसे जानना चाहते हैं, और ये कैटेगरी काम कैसे करती है? नमस्कार स्वाति जी, गुड इवनिंग। अगर हम देखें मल्टी एसेट, जैसे नाम ही काफी इजीली दर्शा देता है कि ये करता क्या है, और आपने बहुत बखूबी समझाया कि मल्टी एसेट में बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, इसीलिए उसका मल्टी एसेट नाम है। मल्टी एसेट में तीन इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, इक्विटी है, डेट है और गोल्ड है, प्रेशियस मेटल के तौर पे। तो ये तीनों एसेट्स का एक मिश्रण बन जाए तो उसको मल्टी एसेट कहते हैं। क्योंकि बैलेंस फंड्स तो है ही, बैलेंस फंड्स जो है वो इक्विटी और डेट को कंबाइन करते हैं, और बैलेंस फंड्स और मल्टी एसेट फंड में यह अंतर है कि उसमें गोल्ड भी शामिल हो जाता है ज्यादातर मल्टी एसेट फंड्स में। पॉइंट वन। पॉइंट टू, मल्टी एसेट में अगर हम देखें तो टॉप 3 स्कीम्स अगर देखें, 10 एक स्कीम है, उसमें 3 स्कीम की हमने थोड़ी जांच पड़ताल की। जो डब्बा खोल के देखें तो उसके अंदर इक्विटी कितनी और डेट कितना और गोल्ड कितना, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अबाउट 57 65% भी, जैसे एचडीएफसी मल्टी कैप में 33% बाहर है, बाकी सब इक्विटी में है। तो ज्यादातर ये इक्विटी हैवी होती हैं, क्योंकि इसमें इक्विटी की टैक्सेशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है, आपकी 12 महीने के बाद टैक्सेशन की छूट मिलती है। सो मल्टी एसेट, स्वाति जी, एज आई एक्सप्लेन, इसमें तीनों एसेट्स कंबाइन होने की काफी अच्छी संभावना होती है। फंड मैनेजर वो प्रोपोर्शंस को भी चेंज करते हैं काफी बार। सो आई थिंक दैट्स द की डिफरेंस बिटवीन अ मल्टी एसेट फंड एंड अ बैलेंस फंड फॉर आवर व्यूअर्स। ओके, एब्सोल्युटली। मनोज, मल्टी एसेट एलोकेशन, क्योंकि हर एसेट क्लास का इसमें मिश्रण है इस पर्टिकुलर फंड में, अगर हम इन एसेट क्लासेस को इंडिविजुअली भी देखें, इनके परफॉर्मेंस पिछले प्रदर्शन के लिहाज से, तो क्योंकि मोस्टली जैसा फिरोज भी बता रहे थे, डेट, इक्विटी और गोल्ड ये एक ऐसे कॉम्पोजिशन है और इनका कोरिलेशन ऐसा है कि जब एक एसेट क्लास ऊपर जाता है दूसरा उसे कुशन देने का काम करता है। तो प्रदर्शन के लिहाज से कैसे परफॉर्मेंस रही है अलग अलग एसेट कैटेगरीज की, और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जब इनका समावेश इस फंड में होता है कैटेगरीज का, तो कैसे ये काम करती है ये कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इंडिविजुअली एसेट क्लासेस के बेसिस पे? तो थैंक यू सो मच स्वाति जी हमें बुलाने के लिए। देखिए, आपने क्वेश्चन पहला 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ कि पहला, ये सब एसेट क्लासेस जैसे फिरोज जी ने भी बताया कि मेनली 3 एसेट क्लास ज़्यादातर देखी जाती है मल्टी एसेट कैटेगरी में। इक्विटी जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम उसको आइसोलेशन में देखें, खाली इक्विटी की बात करें तो बहुत वॉलेटाइल होती है शॉर्ट टर्म में, बट लंबी अवधि में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन करने की गुंजाइश रखती है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देने की गुंजाइश रखती है। डेट ऑन दी अदर हैंड साइड, फिक्स्ड इनकम जिसको बोलते हैं, काफी स्टेबल होता है रिलेटिव टू इक्विटी, बट रिटर्न थोड़े लोअर साइड पे रहते हैं। गोल्ड इन दोनों एसेट क्लास से बहुत ही अलग बिहेव करता है। हमने देखा है कि जब जब बहुत ही तनाव का सिचुएशन रहती है ग्लोबल मार्केट में, जियो पॉलिटिकल टेंशन रहती है, जैसे युद्ध की सिचुएशन आ गई या कोविड की सिचुएशन आ गई, इस तरह का कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, उन समय गोल्ड को ऐसा बोला जाता है सेफ हेवन है, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है और हमने देखा गोल्ड अच्छा नतीजा देता है निवेशकों को। अब मल्टी एसेट में हम कैसे इसको देखते हैं, फिरोज जी ने बताया, बिल्कुल सही बोलता है कि ज्यादातर जो मल्टी एसेट कैटेगरी है के फंड्स हैं उनका कोशिश रहती है कि इक्विटी टैक्सेशन प्रोवाइड करने की, बट ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे स्वाति जी आपने भी बोला कि इस कैटेगरी की शर्त एक ही है कि तीनों एसेट क्लास, कोई भी 3 एसेट क्लास हो सकते हैं, इक्विटी, डेट एंड गोल्ड को लेके चलते हैं, उसमें मिनिमम 10% निवेश करना जरूरी है, बट 65% इक्विटी में डालना ऐसा कोई निर्धारित नहीं है।
तो हम इसको एक केमिस्ट्री की तरह देखते हैं मल्टी एसेट को। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, कोरिलेशन। तो आप देखिए कि इक्विटी और गोल्ड में नेगेटिव कोरिलेशन है, ये सबको पता है कि ज्यादातर टाइम पे जब इक्विटी बहुत अच्छा करती है, गोल्ड इतना अच्छा नहीं करता रुपी टर्म में, एंड वाइस वर्सा। तो अगर इन असेट क्लास के बिहेवियर को, नेचर को जोड़ के देखा जाए, तो हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक ऐसा रेशियो लेके आ सकते हैं इन असेट क्लासेस का, जिससे एक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल H2O, हमने बचपन में पढ़ा है कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के मिलाते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलाते हैं तो वाटर बनता है। बट अगर हम एक और एटम मिला दें ऑक्सीजन का तो H2O2 बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो किस रेशियो में आपने इनको बनाया है, वो केमिस्ट्री जानना असेट क्लासेस की जरूरी है, जो कि कोरिलेशन को देख के बनाया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 65% इक्विटी में ही डालना है। ओके, तो आप इसको एक केमिकल कॉम्पोजिशन की तरह से आपने एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी है यहाँ पर मनोज। मैं इनफैक्ट इसी बात को फिरोज की तरफ लेकर जा रही हूँ। एक फंड मैनेजर का डिसीजन फिरोज होता है कि आपको कौन सी कैटेगरी में कितना एक्सपोजर रखना है, क्योंकि मिनिमम 10% का रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या बदला है, स्पेशली आफ्टर अप्रैल 2023 जब से डेट टैक्सेशन में बदलाव हुआ? आपने कुछ इनफैक्ट फंड्स के जिक्र किए थे, लेकिन हम एक कॉम्पोजिशन के लिहाज से समझना चाहते हैं कि जो नए निवेशक मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या ये एक फायदेमंद रहा है हाइब्रिड कैटेगरी में, कि मोस्टली आप डेट का आनंद भी ले रहे हैं इक्विटी टैक्सेशन के साथ? फिरोज। स्वाति जी, देखिए क्या है कि ये 3 एसेट्स जो हैं ये इजीली अवेलेबल हैं एक निवेशक के लिए। अब निर्णय उसको ये करना है कि इसको एक मल्टी एसेट फंड खरीदना है या ये 3 एसेट्स को सेपरेटली कंबाइन कर सकते हैं। अगर एक रिटेल निवेशक के पास 2000 रुपए की एसआईपी है तो वो मेहनत छोड़ दें और एक मल्टी एसेट फंड खरीद सकते हैं। बट अगर कोई 10,000 की एसआईपी, 5,000 की एसआईपी कर रहा है तो तीनों एसेट्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टी एसेट में ही तीनों एसेट्स है ना। इक्विटी की एसआईपी कर सकते हो, डेट की एसआईपी कर सकते हो, गोल्ड के लिए आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो। अगर मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी ना खरीदूं और ये तीनों एसेट्स की इंडिविजुअल एनालिसिस हमने की 2011 से अगर 3 साल की रोलिंग रिटर्न ली जाए तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिलेंगे। तो निफ्टी की डेटा पॉइंट के हिसाब से 3 ईयर रोलिंग रिटर्न है 13.23%। डेट फंड्स की रोलिंग रिटर्न है 6.7, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न विथ मंथली शिफ्ट इसको कहते हैं। और गोल्ड में हमने निप्पॉन का एक ईटीएफ लिया उदाहरण के तौर पे, तो उसकी 6.5% की रोलिंग रिटर्न है 3 साल। अगर किसी को मल्टी एसेट ना खरीदना हो और उनके पास 3-4 हजार की एसआईपी हो, ये तीनों अलग अलग चीजों में ये एसआईपी कर जरूर सकते हैं। और इनका रिस्क का आंकड़ा भी देखा हमने, स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको रिस्क मेजर कहते हैं, और सब इन्वेस्टर को थोड़ा फेमिलराइज होना पड़ेगा रिस्क से। अंग्रेजी शब्द को यूज करते हैं सब लोग, बट स्टैंडर्ड डिविएशन निफ्टी की 10 है और डेट फंड की 1.5 है और गोल्ड की 6 है। तो अगर हम ये तीनों को सेपरेटली कंबाइन करके देखें तो इन्होंने मल्टी एसेट फंड से बेहतर काम किया है। क्योंकि अगर मैं गोल्ड फंड का ही देख लूं, गोल्ड ईटीएफ की कॉस्ट नेग्लिजिबल है, बट मल्टी एसेट में गोल्ड पे भी मैं कॉस्ट दूंगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो उल्टा 2.5% का ब्याज मिलता है, वो मैं छोड़ रहा हूं। सो डिपेंडिंग इफ यू आर एन एब्सोल्यूट रिटेल क्लाइंट, मल्टी एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे 31 मार्च के पहले भी। बट अब 31 मार्च के बाद, कमिंग टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन स्वाति जी, बहुत बदला है। मल्टी एसेट फंड अब बहुत रेलेवेंट हो गया, क्योंकि अब डेट फंड की टैक्सेशन में सेक्शन 50A के तहत आपको मार्जिनल टैक्स रेट लगने लग जाएगा अगर आपके पास 35% की इक्विटी, इंडियन इक्विटी ना हो तो इसीलिए मल्टी एसेट फंड्स अब जो मार्जिनल टैक्स रेट पे जा रहे हैं फॉर एनी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट, अलग अलग खरीदने के बदले अगर वो कंबाइन करके खरीदें तो इक्विटीज टैक्सेशन भले ही ना मिले, बट पुरानी डेट टैक्सेशन में मिल जाए तो इंडेक्सेशन का फायदा और 3 साल में लॉन्ग टर्म का फायदा मिलता है। सो आई थिंक देव गॉट अ ह्यूज लीज ऑफ लाइफ फ्रॉम 1 अप्रैल। 31 मार्च के पहले रिटेल निवेशक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज वो अलग अलग एसेट कहां खरीदते फिरेंगे। सो दिस इज द की सथ ऑफ 1 अप्रैल 2023। बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने फिरोज बताई है इसको लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में मनोज आपके एएमसी व्हाइट ओक की तरफ से भी एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लाया गया। अब ऐसे माहौल में लाया गया जब डेफिनेटली डेट टैक्सेशन में बदलाव हुए,
तो क्या खास निवेशकों के लिए है इसमें, क्या फायदा है, और वो भी आजकल के टाइम में जब हम आज के बाजार की बात करते हैं, डेफिनेटली क्योंकि एसेट एलोकेशन इज द की ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग या किसी भी पोर्टफोलियो के लिए, तो वो जो तमाम जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उसको कैसे एक फंड एड्रेस कर रहा है ऐसे बाजार में? तो स्वाति जी देखिए, पहले ये हम सब जानते हैं और आपने भी अपने शो में बहुत बार ये कवर किया है कि म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा जरिया है, ट्रांसपेरेंट जरिया है, ऑपरेशनली बहुत ईज देता है निवेशकों को निवेश करने के लिए किसी भी एसेट क्लास में, लेट्स से गोल्ड या फॉरेन इक्विटी भी आप कह सकते हैं, इक्विटी कह सकते हैं, डेट कह सकते हैं। फिरोज जी ने भी मेंशन किया कि 1 अप्रैल से हुआ क्या, अगर अब आप एज अ निवेशक म्यूचुअल फंड की किसी डेट स्कीम में निवेश करते हैं तो वहां से जो भी गेन बनेंगे, चाहे आप 3 साल के बाद पैसा निकालिए, 5 साल के बाद, आपको पूरा टैक्स देना है। अगर आप गोल्ड फंड में निवेश करते हैं कि चलो म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत आसान है निवेश करना, उस पर भी अभी टैक्स लगता है पूरा। इसी तरह से फॉरेन इक्विटी में भी अगर म्यूचुअल फंड का रूट आप लेते हो कि डायरेक्ट किसी फॉरेन इक्विटी वाले ETF में डाल देते हैं या लेट्स से किसी फंड में डाल देते हैं, तो उन सब में भी अभी पूरा टैक्स लग गया है। तो इस कंडीशन में, इस सिनारियो में मल्टी एसेट एक बहुत अच्छा जरिया हो जाता है, क्योंकि जैसे फिरोज जी ने भी मेंशन किया, अगर एक ऐसा मल्टी एसेट फंड है, जैसे आपने हमारे फंड का नाम लिया, हमने 1 महीने पहले फंड लॉन्च किया, उसका नाम है वाइटो कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसमें हम एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम 35% से ज्यादा और 45% से कम इक्विटी रखते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो 35% से ज्यादा रखने का फायदा ये होता है कि कोई निवेशक अगर इस स्कीम के अंदर निवेश करता है और 3 साल के बाद पैसा विड्रॉ करता है, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जो कि पहले डेट स्कीमों में मिला करता था। इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम तकरीबन 35 से 45% पैसा इक्विटी में डालते हैं, डोमेस्टिक इक्विटी में, करीब 10 से 40% पैसा गोल्ड में डालते हैं, 0 से 10% पैसा फॉरेन इक्विटी में डालते हैं, और बाकी बचा पैसा हम डेट में डालते हैं। तो जब एक निवेशक इस तरह की स्कीम में निवेश करता है तो उसको सारी एसेट क्लासेस का एक्सपोजर मिल जाता है बहुत ही टैक्स एफिशिएंट मैनर में, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा उसका टैक्स एफिशिएंट हो जाता है 3 साल के बाद। और जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 65% इक्विटी रखना है। अब स्वाति जी एक चीज देखिए, एक कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड, जिसमें 65% से लेके 80% तक इक्विटी में निवेश होता है और बाकी 20 से 35% पैसा डेट में निवेश होता है। अगर आप ऐसा मल्टी एसेट फंड बनाएंगे जो 65 से लेके 80% इक्विटी में ही डाल रहा है पैसा और 10% गोल्ड आ गया बीच में, तो इट इज लाइक एग्रेसिव हाइब्रिड प्लस 10% गोल्ड। अगर 70% इक्विटी है और 10% गोल्ड है, तो गोल्ड आपको वो क्वेश्चन दे ही नहीं सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2020 में इक्विटी मार्केट तकरीबन 23% डाउन थी, सेंसेक्स तकरीबन 23% डाउन था उस फाइनेंशियल ईयर में बिकॉज ऑफ कोविड। उसी फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड करीब 29% अप था रुपी टर्म में। तो आइडियली आप देखो, अगर आपने गोल्ड इक्विटी में अलोकेशन करी है तो आपका रिस्क सेट ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द मल्टी एसेट फंड्स वर डाउन, क्योंकि उन्होंने 70% इक्विटी में डाला और खाली 10% डेट में डाला, गोल्ड में डाला। तो यही मैं आपको बता रहा था कि केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है कि किस रेशियो में आपने केमिकल या हर क्लासेस यूज कर रही है। अगर आप 70-10 यूज करोगे तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जिसकी आप उम्मीद करते हो इस तरह की कैटेगरी से। ओके, मैं इस आपके जवाब पर एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद भी चर्चा को आगे जारी रखेंगे और जानेंगे कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये बिल्कुल क्या सही टाइम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड शामिल करने का, एक कॉम्पोजिशन पोर्टफोलियो की कैसे होनी चाहिए। आप ऑलरेडी इक्विटी डेट में निवेश कर रहे हैं तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का एक्सपोजर कितना रहे, इस पर भी चर्चा। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। स्ट्रैटेजी की आज हम बात कर रहे हैं अपने इस शो में। हमारे साथ है आनंद राठी से कर रहे हैं हम खास चर्चा। फिरोज, एक पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन में इक्विटी है, डेट का एक्सपोजर है, गोल्ड का एक्सपोजर है, लेकिन एक मल्टी एसेट एलोकेशन इनको रिप्लेस तो नहीं कर सकता है। मतलब इक्विटी का अपना एक अलग रोल है पोर्टफोलियो में, डेट का अलग है, गोल्ड का अलग है, पर क्योंकि इन सबका समावेश एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में है, तो जिस इन्वेस्टर के पास ये तीनों ही कैटेगरीज अलग से है जिसका आपने जिक्र किया, उसको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लेना है तो कैसे कॉम्पोजिशन में लेना चाहिए, या फिर यूं कहे कितना एक्सपोजर रखना चाहिए और कैसे फंड का चुनाव करें, इस पर मैं आपसे चाहती हूं आप थोड़ा जानकारी दें। देखिए स्वाति जी, सब मल्टी एसेट फंड्स अपने आप को बहुत अलग से डिफाइन करती हैं। जैसे मनोज जी ने कहा, वाइट ओक कैपिटल जो मल्टी एसेट फंड की ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं,
उन्होंने कहा कि भाई मैं डेट में 10% भी जा सकता हूं, गोल्ड में 40% भी जा सकता हूं। तो ये बहुत अच्छी वेरिएबिलिटी दे दी उन्होंने। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी ये तीन एसेट सेपरेटली हैं, जो कि काफी लाइकली है, मोस्ट पोर्टफोलियोज में ये तीनों होते हैं। गोल्ड भले ही फाइनेंशियल फॉर्म में ना हो, फिजिकल फॉर्म में बार्स, ज्वेलरी, ज्वेलरी तो ऑर्नामेंटल हो गई, उसको छोड़ दें, बार्स या कॉइन्स जरूर होती हैं हर हर परिवार में। सो ये तीनों एसेट सेपरेटली तो होती हैं, उसको भले ही कोई कोर पोर्शन मान ले, तो फिर भी मल्टी एसेट का रेलेवेंस होता है। उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसकी ज्यादातर बात नहीं होती मल्टी एसेट में। जैसे जैसे अगर समझिए कि मनोज जी की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो गोल्ड से डेट में पैसा मूव करती है और अंदर फंड के अंदर ही करती है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में अपने गोल्ड की 40% की मात्रा को 10 करने जाऊंगा, तो उसी दिन टैक्स देना पड़ेगा, राइट। बट अगर फंड मैनेजर चेंज करते हैं, तो क्योंकि वो एक ट्रस्ट फॉर्मेट है, तो उसमें टैक्स नहीं लगता। वो भले ही 0 से 40% गोल्ड ले जाएं और अगले ही दिन वापस 40 से 0 ले आए, तो इस ट्रांजैक्शन की उनको कोई टैक्स नहीं लगती। सो जो एजिलिटी होती है, जो बदलाव करने की जो कॉस्ट होती है, फंड मैनेजर को ना के बराबर होती है, एटलीस्ट ऑन द टैक्स साइड। ऑफकोर्स एसटीटी सब पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता उनको। सो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। सो अगर आपके पास ऑलरेडी तीन एसेट्स हैं, 99% लोगों के पास ये तीनों एसेट्स होती हैं, अगर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई बात नहीं, उसको आप कोर माने। और सैटेलाइट, जिसमें आपको टैक्स एडवांटेज जो सेक्शन 50A से आपको निजात मिलती है, वो बेनिफिट अलग है। और फंड मैनेजर का जो बदलाव करने पे जो टैक्सेशन नहीं लगती है, वो अलग डिस्टिंक्टली डिफरेंट टैक्स एडवांटेज है। तो ये दोनों एडवांटेजेस से एक सैटेलाइट पोर्शन में डेफिनेटली एक मल्टी एसेट प्रोडक्ट फिट होता है, प्रोवाइडेड अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे व्हाइट ओक है, जिसमें बदलाव करने की क्षमता हो, अच्छे कॉल्स लेने की क्षमता हो, और एसेट्स की जो प्रोपोर्शंस हैं वो बदलाने की क्षमता एक रिटेल निवेशक से कई गुना ज्यादा होती है एक वेल इन्फॉर्म्ड एएमसी के पास। और मनोज, एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, जैसा फिरोज ने बताया, उनकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए, किसी को एक अच्छा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, क्योंकि हम हर एक फंड को अपने एक लक्ष्य के साथ जोड़ते हैं कि हमें कौन से लक्ष्य के लिए इस कैटेगरी या इस फंड में इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, निवेश करना है। तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कितने होराइजन के लिए लेना चाहिए, कैसे गोल्स के लिए लेना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करे इसे एक इन्वेस्टर? देखिए, ये क्योंकि सभी निवेशकों का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट गोल बहुत अलग अलग हो सकता है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि मल्टी एसेट कैटेगरी में इतना सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो रेगुलेटर है सेबी, उन्होंने बोला बस 10% मिनिमम 3 एसेट क्लास होने चाहिए, बाकी आपके पास पूरी छूट है एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एंड अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस दायरे को अलग अलग तरीके से यूज कर रही है। कुछ लोग 60% इक्विटी रखते हैं, कुछ 65 रखते हैं, मैंने आपको बताया हम 35 रखते हैं। तो पहला तो निवेशकों के गोल अलग हो सकते हैं, और फिर जो है स्कीम्स की ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। तो ऐसे में बेहतर तो ये रहेगा कि निवेशक अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले और अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करते हुए सेलेक्ट करे कि कौन से ऐसे स्कीम्स है जो उनके गोल को सूट करते हैं। बट एक मैं आपको जनरिक चीज बताता हूँ। देखिए, एक है, जैसे पहले हम डेट फंड बहुत पॉपुलर थे, आज भी पॉपुलर है, बट आफ्टर टैक्सेशन एडवांटेज गोइंग अवे, जो 1 अप्रैल से टैक्सेशन का एडवांटेज चला गया, तो इंक्रीमेंटल पैसा जो हम पहले डेट में डाला करते थे, शायद अब उतना सजेस्टेबल ना रहे या कम हो जाए कुछ केसेस में। इसी तरह से इंक्रीमेंटली मल्टी एसेट कैटेगरी को बहुत अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो अगर आप लेट्स से ऐसा करते थे कि मैं 50 रुपए इक्विटी में रखता था और 50 रुपए डेट, गोल्ड, फॉरेन इक्विटी का कॉम्बिनेशन रखता था फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने कॉम्बिनेशन बना रखा है एज एन इन्वेस्टर, अब आपके पास नया पैसा आया इन्वेस्ट करने के लिए। पहले आप क्या करते थे, इसी कॉम्बिनेशन में 50 रुपए इक्विटी में डाल दिए और 50 रुपए गोल्ड में, डेट में और फॉरेन इक्विटी में डाल दिए। बट आफ्टर 1 अप्रैल अभी शायद ये नया जो इंक्रीमेंटल पैसा है, एक बड़ा पैसा आप मल्टी एसेट में डाल सकते हो। तो लेट्स से, जैसे मैंने बताया कि हमारे मल्टी एसेट में हम तकरीबन 35% डोमेस्टिक इक्विटी में डालते हैं, तो मे बी फॉर इंक्रीमेंटल मनी, नया पैसा जो है वो आप बड़ा अमाउंट इस तरह की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जहां पे आपको आपकी एसेट एलोकेशन जो आप मेंटेन करना चाहते हैं, मोटा मोटा मेंटेन भी हो गई और टैक्स एफिशिएंट तरीके से हो गई। एब्सोल्युटली। तो अगर अब इसको हम फिरोज अब कंक्लूड करें,
तो इन्वेस्टर्स के लिए हमने फायदे समझे, इसका टैक्सेशन समझा, कुछ पॉसिबल डाउनसाइड्स जो कि समझना जरूरी है, या जिसको निवेश करना है उससे पहले किन बातों का ध्यान रखें एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जिससे बेसिकली आपके पोर्टफोलियो में डुप्लीकेशन ना हो कैटेगरीज का। स्वाति जी, एक डिस्टिंक्टली डिफरेंट चीज क्या है मल्टी एसेट में कि हर फंड बहुत अलग है। देखिए, अब अगर आप लार्ज कैप खरीद रहे हैं एक फंड, तो उनकी जो वर्ताव है वो सेबी ने बहुत टाइटली डिफाइन की है, 80% टॉप 100 कंपनी में रहना है। बट मल्टी एसेट की जो फ्रीडम है वो काफी ज्यादा है, तो हर स्कीम बहुत अलग होगी दूसरी स्कीम से। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव को उस स्कीम से मैरी करना है, क्योंकि कैटेगरी में इतनी खुली छूट है कि एक स्कीम 80% इक्विटी लेके बैठ सकती है, दूसरी 35 या फिर उससे भी कम 10% का नियम है। सो यू विल हैव टू गो, ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप चूज कर सकते हैं। वरना आप सोच रहे होंगे कि इसमें गोल्ड है बट उसमें गोल्ड जीरो भी हो। सो यू हैव टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटी। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, समरी ये क्लियरली बताती है, मनोज जी ने भी बताया कि इसकी जो रेलेवेंस है वो टैक्सेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्सेशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो बेनिफिट है इन अ हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी जस्ट लाइक इंडिया, अब तो ग्लोब भी बहुत हाई इन्फ्लेशन से और हाई इंटरेस्ट रेट से गुजर रहा है, उसमें इंडेक्सेशन का जो फायदा है उसमें टैक्स ऑलमोस्ट ना के बराबर हो सकता है। तो वो जो टैक्स की रियायत है वो काफी सिग्निफिकेंट है। ये 2 समरी पॉइंट्स मैं डेफिनेटली आई विल लीव द व्यूअर्स विद। बिल्कुल, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बारीकियां हमने समझी और बहुत ही बखूबी समझाया हमें फिरोज और मनुज ने। बहुत धन्यवाद करेंगे आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का यहां पर है, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। देखते रहिए जी बिजनेस।